पूरा देश माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस मना रहा है और उस दिन पर आप लोगों ने नई पार्टी का गठन किया है, क्या वजह रही? जीवन उन्नतिशील है, मानव को प्रगतिशील रहना चाहिए और जब जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार होते हैं। नई शुरुआत करने के लिए, नई ज्योति जलाने के लिए आज उसी को साध्य मान के जो हमारे शिक्षा की ज्योति, प्रथम शिक्षक भारत की सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस पे इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। इसमें उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। हम सब सहयोगी हैं पार्टी के और कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन लाने की दिशा में ये पहला कदम है। कुछ अच्छा हो, युवाओं में जोश हो, युवा सही दिशा को, सही लक्ष्य को पहचान करके आगे बढ़ें, यही संदेश रहेगा। और कहीं ना कहीं युवाओं में बहुत बड़ी एनर्जी समाहित है जिसको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अगर युवाओं को सही दिशा मिल जाएगी तो निश्चित तौर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बहुत साथियों, स्वागत है। 2025 की 3 जनवरी है और मेरे पीछे आप कोहरा देख रहे हैं। साल का पहला कोहरे का दिन है और जैसा कि मैंने कल अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के मेज मंडल के प्रभारी बालाराम बौद्ध ने अपनी नई पार्टी बना ली है। मैं बिल्कुल उस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पहुंचा हूं। रिपब्लिकन समाज पार्टी के नाम से पार्टी को उन्होंने रजिस्टर्ड किया है। एक बहुत बड़ा तबका है बस बहुजन समाज पार्टी का, गाजियाबाद एनसीआर का जो वोट बैंक है उसके अंदर कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की गई है। सेंध लगाए या जैसे कि मैंने कल अपनी पोस्ट में लिखा था कि कहीं ना कहीं अपनी अनदेखी या आपने पद तो बांटे लेकिन उन पद की गरिमाओं को उन कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचाया है। उसको लेकर बालाराम बौद्ध की टीम ने रिपब्लिकन समाज पार्टी दिल्ली का ये कार्यालय है, दिल्ली एनसीआर, आज इसका उद्घाटन है। और आइए देखते हैं, लोगों से चर्चा करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से आखिर कटने का उनका ऐसा क्यों प्लान बना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मदर पार्टी है, उसी से बहुत सारी पार्टियां निकली हैं। लोगों से चर्चा करेंगे और आप तक जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे। तो ये रिपब्लिकन समाज पार्टी का दिल्ली एनसीआर का कार्यालय है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तमाम ये भूले पिछले वो साथी हैं जो अलग अलग पार्टियों में गए बसपा से निकलने के बाद, जय भैया, और उसके बाद आज ये रिपब्लिकन समाज पार्टी की सदस्यता लेंगे। अपने आप में एक विशाल कार्यालय है, आप देखिए। मीटिंग हॉल अपनी पूरी आईटी भी तैयार कर दी है, एजुकेशन एजुकेट ऑर्गेनाइज। क्या जरूरत आन पड़ी आरएसपी की, बीएसपी के चलते, एएसपी के चलते? जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता ना किसी न किसी आदमी को कदम उठाना पड़ता है। और आज अगर कोई समाज की बात नहीं उठा रही पार्टी तो दूसरी पार्टी का गठन करना जरूरी है। समाज के तो दूसरी तो और भी पार्टी थी, गठन क्यों करनी जरूरत पड़ी? उन पार्टी में जाके सुधार कर सकते थे। सब अपनी अपनी चलाते हैं, अपने अपने तरीके से चलाते हैं, अपने अपने तरीके से ये सोचते हैं कि ये हमारे गुलाम हैं। अपने प्रोटोकॉल समझाते हैं। प्रोटोकॉल ऐसा हो गया उनका कि जैसे कि प्रोटोकॉल ना की तबिश, गुलामी तो वहाँ भी है, वहाँ गुलामी की बात करते तो यहाँ भी तो गुलामी है। अगर प्रोटोकॉल समझाएंगे तो वो भी गुलामी है, क्योंकि अगर उनके पीछे आवाज़ें नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इस कार्यक्रम की खूबसूरती यह रही कि जिन मजदूरों ने इस कार्यक्रम को बनाया है, रोड़ी बदरपुर ईंट गारा इस कार्यक्रम में लगाई है, उन्हीं लोगों से आज इस कार्यक्रम की मतलब शुरुआत की गई है। उन्होंने ही माता सावित्रीबाई फुले के सामने मोमबत्ती जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।
और इनका नाम क्या है? अमन। अमन जी आप आए, आप आए। ये नमो सिंह, बहुत धन्यवाद। क्या विचार है इस बारे में? नए साल नई पार्टी पुरानी पार्टियों में भी संशोधन कर सकते थे। कोशिश की थी करने की, लेकिन संभावना बहुत कम थी, इसलिए तो उसके बाद भी दूसरी पार्टियां बनी थी, उनमें भी समावेश कर सकते थे, नई क्यों बनी? नहीं इसलिए बनी है कि इसमें कुछ ज़्यादा ऊर्जावान है, हमारे जो इसके अधिकारी पदाधिकारी नेता हैं, तो वो कुछ ज़्यादा मतलब शिक्षित भी है और अच्छा करने की लोगों में ललक भी है, तो इसलिए इस पार्टी का जन्म होना बहुत ज़रूरी था और लगता है आने वाले समय में इस पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा होगा, जो समाज के हित में होगा और देश हित में। रिपब्लिकन समाज पार्टी 14 अक्टूबर 2024 को आई है जी। इसका मकसद बार बार वही बताना चाहता हूँ कि हमें एक समतावादी समाज की स्थापना, साथ में एगलिटेरियन सोशल ऑर्डर को क्रिएट करना और लोगों की सहभागिता। 85% लोग हमारे देश के पिछले 75 साल जब से देश स्वतंत्र हुआ है, अदरवाइज 3000 साल से वंचित रहे हैं, हम उनको उनका सही अधिकार दिलाने के लिए तत्पर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, डेडिकेटेडली वर्क करेंगे, कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे और कंसिस्टेंसी जब कोई सी वर्क में आती है तो जरूर रिजल्ट आता है। सर, जिस तरह से आपके बैनर पर कांशीराम जी का फोटो लगा है, उससे प्रतीत होता है कि बहुजन कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी पार्टी काम करेगी। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि पुरानी जो पार्टियां रही हैं बहुजन समाज को लेकर, आपकी पार्टी उनसे अलग क्या करेगी अपने बहुजन समाज के लिए? हम वो करेंगे जो मानवर कांशीराम साहब ने चाहा था, कि जो दूसरी पार्टी नहीं कर पाई। जी जी। 2002 के बाद आपने देखा हो मानवर कांशीराम साहब का जब स्वास्थ्य खराब हुआ, उसके बाद शायद वो सारी चीजें हम भूल गए। जो पब्लिक कॉन्टेक्ट था, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी थी, अभियान चला करते थे, 18-19 मानवर कांशीराम साहब के अभियान थे। पब्लिक कनेक्ट की बात थी, पब्लिक कनेक्ट खत्म हो गया, कोई बात सुनने वाला नहीं रहा, तो इसके लिए हम लोग आए हैं। आप लोग जनता के बीच में जाकर उनकी बात सुनेंगे? उनकी बात सुनेंगे और बिल्कुल सुन रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से लगे हुए हैं, हम उसी में वर्क कर रहे हैं। क्या मतलब क्या एजेंडा क्या है? तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, वो एजेंडा तो नहीं है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, दैट एजेंडा इज नॉट देयर। नहीं, बहुजन कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। बहुजन कॉन्सेप्ट नहीं कहता ये एक्चुअली एक बहुजन कॉन्सेप्ट कहता है डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। हाँ, लेकिन कभी हम उसको शब्दों का आपने देखा हो जी, वो शब्द बहुत अच्छे बाबा साहब ने दिए जी, किसी के ऊपर हम इस तरह से कटाक्ष नहीं करते जी, हम उसको वो प्लेजेस हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, एक तरीके से हम उनको फॉलो करते हैं। तो कैसे जनता के बीच में कैसे अपना समन्वय बैठा पाएंगे, कैसे अपने आप को कह पाएंगे? साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना हमारा मुख्य मकसद है। शायद आपको पता हो संविधान की धारा 51A से लेके J तक ये कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम एक साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करें। हम उस पर वर्क करेंगे, अंधविश्वास का कोई काम नहीं करेंगे। एजुकेशन हमारा एजेंडा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट एजेंडा है। जिस दिन हम पावर में आएंगे, हम आपको बताना चाहते हैं 3 महीने में देश का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। 3 महीने में? 3 महीने, नोट कर लीजिए इस बात को। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो नहीं कर पाए अभी तक। कोई करे या नहीं करे, कोई करना नहीं चाहते, उनकी इच्छा नहीं है। जी, इच्छा होगी तो ये 3 महीने में किया जा सकता है और हम करेंगे। क्या 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 वो मतलब चिराग है आपके पास जो आप घिसेंगे, दिन निकल आएगा? वेरी गुड। सबसे पहले जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारी दिखी है उनको हम रेस्टोर करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में जो हमें रिजर्वेशन नहीं है हम उनको रिजर्वेशन करेंगे। रिजर्वेशन का मतलब ये रिजर्वेशन नहीं है SC/ST वाला। जी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये आपने देखा हो OBC की जनसंख्या 50% है, रिजर्वेशन 27% ही अन्याय है। महिलाओं की जनसंख्या 50% है, लेकिन उनको 33% की चॉकलेट दी गई है जो आज तक लागू नहीं हुआ। हम 50% लागू करेंगे। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर आपका क्या कहना है? शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हमारे तरीके से होगा। शायद आपको पता हो एजुकेशन पॉलिसी 1964 जिसको सरकार ने लागू नहीं किया, जो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चाहा था, हम उस पर वर्क करेंगे और वो शिक्षा लाएंगे और ऐसी शिक्षा लाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन, जिससे बच्चे योग्य बने। आज की आपने देखा हो बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, शायद हमें कहना नहीं चाहिए, आज हालत बहुत खराब है। हम एजुकेशन पे ही वर्क करेंगे।
एजुकेशन इज अवर बहुत सारी पार्टियों का अलायंस भी आप लोगों ने किया है। यस, वी वर्क इन ऑन अलायंस। जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं हम उससे अलायंस कर रहे हैं और छोटे से समय में बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। और आप ये देखिए आज करीब 10 सोशल ऑर्गेनाइजेशंस प्लस 3 पॉलिटिकल पार्टी एक जगह हैं और आप देख रहे हैं विभिन्न समुदाय के ओबीसी, माइनॉरिटीज, एससी, एसटी सभी लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं। हमें कोई परहेज नहीं है अलायंस से। हमें पता है कि हमें अकेली राजनीति नहीं कर सकती क्योंकि अकेला जो नंबर 35% है जीतने वाला वो नहीं आ सकता। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल, देश की जनता से क्या अपील आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने चुनाव की आप बिल्कुल बजा दिया है। जी, हम देश की जनता से ये कि जो भी आपका वोट लेने आता है तो आप उससे ये जरूर पूछें कि उसके लिए, पब्लिक के लिए उनके एजेंडे में क्या है, क्या शिक्षा है, क्या रोजगार है, क्या सुरक्षा है, क्या स्वास्थ्य है, ये जरूर पूछें। वोट एक छोटी मोटी चीज नहीं होती, इसको ऐसे नहीं दे दे। ये देश ऐसा है जहाँ 18 साल के हर इंसान को वोटिंग राइट है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन ये वोट कोई खैरात में नहीं मिला। एक बहुत बड़ी जंग थी बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लड़ी। आपने देखा हो विदेश में, इंग्लैंड में भी वोट एकदम नहीं मिला। 1832 में जो इनकम टैक्स देते थे उन्हीं को वोट था, आज वोट मिल पाया है। लेकिन डबल वोट के जो अधिकार जिसको लेकर बाबा साहब लंदन से आए थे, क्या उसको पुनर्बहाली के लिए भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं? हमेशा रहेगी, सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड हमेशा रहेगी, हम इसे कभी बंद नहीं करेंगे। ये हालातों का खेल है कि हम बंद कर दिया है लेकिन हम उस पर वर्क कर रहे हैं, वी आर वर्किंग है। तो बहुजन वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? बहुजन वोटर्स को कहना चाहिए सोच समझ के वोट दीजिए, वोट का अधिकार प्रयोग करिए प्रॉपर ढंग से। डोंट गिव वोट इन द नेम ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बट गिव इन द नेम ऑफ पर्सन हु इज हैविंग एजेंडा फॉर यू। आपके विपक्षी या कहीं जो इसमें वर्तमान में विपक्ष में बैठे हैं वो सभी संविधान को लेकर चल रहे हैं। 400 पार के नारे को उन्होंने ब्रेक कर दिया बीजेपी को। आप क्या करने वाले हैं? संविधान दिखाने से काम नहीं चलेगा, संविधान पे वर्क करने से काम चलेगा। सब लोग दिखा के काम कर रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लिए घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बाबा साहब का फोटो लगाया, बाबा साहब के नाम से क्या किया? कुछ नहीं किया। शिक्षा लाएंगे, बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ संविधान लागू करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे, समय पर पूरा काम करेंगे, पूरी तरीके से करेंगे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें सारे लोग पढ़े लिखे। और ध्यान रखिए, आप लोग जरूर देखें कि कोई आपका पढ़ने वाला लिखने वाला है तभी वोट है, ऐसे नहीं देते अंदाजे। आज देखिए प्राइम मिनिस्टर कैसा है। प्रत्याशी आपके पढ़े लिखे होंगे या योगी बाबा और मोदी की तरह अंगूठा छाप होंगे जिनकी उनका मतलब डिग्रियों का पता नहीं है। कोशिश करेंगे द बेस्ट पॉसिबल एजुकेटेड पर्सन शुड बी देयर। पैसा कहाँ से आएगा सर? पैसा पब्लिक पैसे कमी नहीं, पैसे कमी नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत भी नहीं, कमी भी नहीं, कमी नहीं। बहुत सहयोग है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।